नमस्कार जी साथियों, आप सभी को और एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हम पढ़ेंगे 2023 का प्रश्न पत्र खंड ग साहित्य एवं भाषा अभिरुचि के ऊपर आधारित प्रश्न। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी 25 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूठी रानी उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। नीम के पत्ते काव्य संग्रह रचना है। ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? गोदान प्रेमचंद जी का है। कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। भिक्षुक तो निराला जी की है और आंसू छंद नहीं आंसू होता है। तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। 4 नंबर है चंद्रावली के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा क भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी लोकप्रिय नाटक के रचयिता कौन है? इसका भी आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होगा। अनामिका के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कदम का पेड़ कविता के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 7 नंबर तक जो आपने प्रश्न देखा वो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। और इसमें आपको मैं बता दूं कि प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं का नाम आप पढ़ लेंगे तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास से सारे के सारे प्रश्न सही कर पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। पुल्लिंग शब्द है, इसमें पुल्लिंग शब्द चुनना है। तो वस्तु जो है वस्तुएं स्त्रीलिंग बन जाती हैं, जाति जातियां, शक्ति शक्तियां। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुढ़ापा, जो कि एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से नीचवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? नीचवाचक सर्वनाम, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हम। पानी पीता है, यह किस प्रकार की क्रिया है? देखिए ये ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। पानी पीता है यह किस प्रकार की क्रिया है? इसका सही आंसर होगा सजातीय क्रिया, क्योंकि पानी एक कर्म है और पिता एक क्रिया है। तो कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बना हुआ है, इसीलिए ये सजातीय क्रिया है। स यानी साथ, जातीय एक ही जाति के क्रिया है। तो इस प्रकार इसे हम सजातीय क्रिया कह सकते हैं, क्योंकि कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु रूप से बने हैं। विशेषण शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? विशेषण शब्द से बनना चाहिए दोस्तों। तो विशेषण शब्द इसमें क्या है? सुंदर। तो सुंदर में ता प्रत्यय जोड़कर सुंदरता बना है और ये भाववाचक संज्ञा भी हुआ। तो विशेषण शब्द जो है सुंदर है और इसमें ता प्रत्यय जोड़ करके सुंदरता बना है। इसका सही आंसर होगा सुंदरता। घ। दुराचार का विलोम शब्द क्या है? दुराचार का विलोम शब्द है सदाचार। चंचल का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल। चंचल का होगा स्थिर। तो विलोम शब्द से भी प्रश्न आते हैं, लिंग से आते हैं, वचन से आते हैं, सर्वनाम से अब तक पूछे जा चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज होगा। पंकज भी होता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ पंख दिया है। तो इसीलिए आप ध्यान से पढ़कर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक मार्क्स हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों सिलेक्शन के लिए। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द है निकेतन। सर नहीं होगा, कानन नहीं होगा, गहन नहीं होगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द होगा निकेतन। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? लोहा मानना मुहावरे का अर्थ, इसका सही आंसर होगा ख श्रेष्ठता मानना। अर्थात लोहा मानना का अर्थ होता है दोस्तों हार मान जाना। हम हार तभी मान लेते हैं जब हम अगले प्रतिभागी को हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, इसीलिए लोहा मानने का अर्थ है श्रेष्ठता मानना। हम दूसरों को श्रेष्ठ मान लेते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा बहुत कंजूस होना। तो आप लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द,
विलोम शब्द, सर्वनाम, लिंग, वचन, ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न प्रयास का अर्थ क्या है? देखिए, प्रयत्न और प्रयास, ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें स्पष्ट रूप से आंसर दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर होगा परिश्रम और कोशिश, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में उपाय भी दिया है। उपाय परिश्रम, परिश्रम उपाय और उपाय कोशिश। तो उपाय का अर्थ होता है दोस्तों तरीका। तो इसमें तरीका किसी का आंसर नहीं हो सकता। तो प्रयत्न और प्रयास का सही आंसर होगा परिश्रम और कोशिश। इसीलिए आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो सभी आपको एक ही चीज़ लगेगा, तो उसमें हमें थोड़ा-सा ध्यान से हमें अपना मन को स्थिर करके आंसर देना होता है। तो आप लोग भी अच्छे से इसी तरह दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा परिश्रम और कोशिश, ख। खर का अर्थ क्या है? खर का अर्थ है तेज। लेकिन अगर खर का अनिकार्ती शब्द अगर पूछा जाए तो आप गधा लगा सकते हैं, लेकिन खर का अर्थ पूछा गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे और मैं भी इसमें बहुत द्वंद में था कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन मैंने तेज किया था। इसका सही आंसर होगा तेज। जो धन को व्यर्थ खर्च करता है, वाक्यांश के लिए स्थानापन्न शब्द क्या है? जो धन को व्यर्थ में खर्च कर देता है वो क्या है? अपव्ययी है। भूख शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुभुक्षा, ख। इसका सही आंसर होगा ख, बुभुक्षा। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगत प्लस नाथ। जगत योग नाथ करेंगे हम लोग तो क्या होगा? त और न आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे व्यंजन संधि कह सकते हैं, क्योंकि जगत प्लस नाथ हो रहा है। तो न और त, जगत प्लस न, त और न जो आ रहा है ये दोनों व्यंजन है, इसीलिए हम व्यंजन संधि से कह सकते हैं। कमल नयन पद में समास कौन सा है? कमल के जैसे नयन, अर्थात ये कर्म धारय समास होगा दोस्तों। इसमें बहुत सारे बच्चे कॉन्फ्यूज हुए थे और मैं भी हुआ था, तो इसका मैं बहुव्रीहि करके आ गया, लेकिन आंसर इसका सही आंसर होगा दोस्तों कमल नयन जो है कर्म धारय। क्योंकि बहुव्रीह वह समास होता है जो कि किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी एक के लिए ही अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे दशानन वो रावण के लिए रूढ़ हो गया है, तो कमल नयन जो है ये तो रूढ़ नहीं हुआ है, सभी के लिए प्रयुक्त हो सकता है। इसका सही आंसर होगा कर्म धारय। समास भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निम्न शब्दों में से किस शब्द में उप उपसर्ग लगा है? उप, तो इसका सही आंसर आपको दिख रहा है उपयोग। महान शब्द में तत्व प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? तत्व, सॉरी, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा महत्व। इसका सही आंसर होगा दोस्तों घ। तो इस तरह 25 प्रश्न आपके यहीं समाप्त होते हैं। और आगे का क्वेश्चन जो है ये आपका खंड घ हिंदी भाषा दक्षता राइटिंग स्किल के ऊपर आधारित। इसमें आपको गद्यांश दिए जाएंगे। गद्यांश देने के बाद यहाँ पे आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना होगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो जरूर लाऊंगा। इसमें अभी मैं ऊपरी सतह पे आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पे सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोग को कि यहाँ पे जो अंडरलाइन दिया गया है यही आपका आंसर का केंद्र बिंदु होना चाहिए, और इसी में आप अपने तरीके से अच्छे शब्द का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं और सरल शब्दों में आसान से। जैसे झांसी की रानी की समाधि और देशवासियों में नया जोश पैदा करने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। तो झांसी की रानी की जो समाधि शीर्षक कविता है वो क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो देशवासियों में नया नया जीवन, नवचेतना और उनके अंदर जागृत उत्पन्न करने के लिए अपने देश के प्रति, इसीलिए वो बनाया गया समाधि। तो यहाँ पे आपको, और इस कविता में उनकी समाधि को तीर्थ के समान अतीव पवित्र प्रेरणा स्थल बताया गया है। ये जो समाधि है अत्यंत ही पवित्र प्रेरणा स्थल बताया गया है, क्योंकि उस समाधि को एक तीर्थ के समान माना गया और उसी समाधि से प्रेरणा भी मिलती है सभी को अपने देश के प्रति सम्मान देने के लिए। और यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त शीर्षक में आप लिखेंगे कि
यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का योगदान, यानी देश के प्रति उनका क्या योगदान था। और ये भी लिख सकते हैं कि झांसी की रानी की समाधि देशवासियों में नया जोश पैदा करने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की गई है। यानी झांसी की रानी की समाधि देशवासियों में नव नवनिर्माण यानी जोश पैदा करने के लिए, ये एक देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा किया गया है। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, यानी कि जो झांसी की रानी की समाधि और देशवासियों में नया जोश पैदा करने के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की गई है, इसको आपको व्याख्या करना पड़ेगा। कविता में उनकी समाधि को तीर्थ के समान पवित्र प्रेरणा स्थल क्यों बताया गया है? इसीलिए बताया गया है क्योंकि देशवासियों के अंदर नवीन चेतना जागृत करने की प्रेरणा उसी से मिलती है, उस समाधि से, कि हम अपने देश के प्रति, हम अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना दिखाएं, सम्मान दिखाएं और अपने देश के, अपने समाज के लिए कुछ कर गुजर जाएं। भाव संक्षेप भी लिखना पड़ेगा और अंत में आता है आपका एक भाव पल्लवन करना है। तो दोस्तों आपको एक बता दूं कि भाव पल्लवन जो है, भाव पल्लवन करने के लिए एक उक्ति दी जाती है, अधजल घघरी छलकत जाए, दो दिए जाएँगे जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसमें से आपको एक ही लिखना है और ये दोनों एक क्या है, लोकोक्ति है। आप ध्यान दीजिएगा, लोकोक्ति ही पढ़ लीजिएगा और उसी से भाव पल्लवन करने के लिए आते हैं। तो भाव पल्लवन करने के लिए आपको कम से कम शब्दों में ही करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो आप अच्छे से सोच समझ के अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। और अंत में और एक भाव संक्षेप है, ये भी है, ये बहुत ही सरल आया था कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थी पर ही है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। तो भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर है। अर्थात इससे आप समझ सकते हैं कि यानी भारत के नवनिर्माण में नवयुवक का योगदान, ये आप शीर्षक दे सकते हैं कि आज के विद्यार्थी, आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, कल के नागरिक हैं। इस तरह के आप शीर्षक दे सकते हैं और उसका व्याख्यान भी कर सकते हैं। और अंत में निबंध लेखन है दोस्तों। निबंध लेखन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, जैसे कि इसमें निबंध है, जीवन मूल्यों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपादेयता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व। तो मैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर निबंध लिखा था और इसमें भी आपको बहुत ही कम शब्दों में लिखना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं दिए जाते हैं, आप नहीं घबराइएगा। अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे भूमिका या प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद आप मुख्य-मुख्य बिंदु डाल कर के लिखेंगे तो ज़्यादा ही प्रभावी होगा। तो इसीलिए ये इतना ही है और मैं आप लोगों के लिए यानी सब्जेक्टिव के लिए अलग से इसी का अच्छे से आंसर करके मैं आप लोग के लिए लाने का प्रयास करूँगा। आप सभी को जो भी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के लिए परीक्षा दे रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएँ। अच्छे से मेहनत करिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को और एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और शुभकामनाएँ। धन्यवाद।